please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असम के गुवाहाटी में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस का दूसरा मसौदा जारी कर दिया गया। इस मसौदे में 40 लाख लोगों के अवैध रूप से असम में रहने का दावा किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि इस मसौदे में इन लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए गए इस ड्राफ्ट के लिए कुल 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए थे, जिनमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को ही असम का नागरिक पाया गया। यानी इस ड्राफ्ट में ये दावा किया गया कि असम में रह रहे करीब 40 लाख लोग भारतीय नहीं हैं। It's a historic day in the country and in Assam, publishing the complete draft NRC. असम में एनआरसी की प्रक्रिया मई 2015 में शुरू हुई, जिसके तहत 68,27,000 परिवारों की तरफ से 6 करोड़ से ज्यादा जरूरी दस्तावेज जमा कराए गए। इस प्रक्रिया के बाद 31 दिसंबर 2017 को एनआरसी का पहला मसौदा जारी किया गया, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए। यानी पहला मसौदा जारी करने में 2.5 साल का वक्त लग गया, जबकि दूसरा और अंतिम मसौदा उसके करीब 7 महीने बाद जारी किया गया। There is no question of any reference based on this draft either to foreigner tribunal or like anybody going to detention center. एनआरसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि जिन लोगों का नाम अंतिम मसौदे में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा, जिसमें एनआरसी लोगों को यह बताएगा कि उनका नाम अंतिम मसौदे में क्यों शामिल नहीं किया गया। एनआरसी की यह प्रक्रिया 30 अगस्त से 28 सितंबर तक चलेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जिन्होंने 2015 में एनआरसी की पहली प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। जिसका भी नाम नहीं आया है उस पे कोई क्वालिटेटिव जजमेंट ना करें, उनको पूर्ण तौर पे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भरोसा दिया कि जो लोग अगली प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएंगे, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। जिन लोगों का नाम नहीं आएगा उनको भी चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। उन लोगों के लिए पूरा मदद किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अकेलापन महसूस होने नहीं देंगे। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर तक एनआरसी ये साफ कर देगा कि इन 40 लाख लोगों में कितने लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। पीएम ने पाकिस्तान चुनाव में जीत के बाद इमरान खान से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान का वहां पीएम बनना तय माना जा रहा है, जिनको पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर जीत की बधाई दी। साथ ही पीएम ने इमरान खान से बातचीत में उम्मीद जताई कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। इसके अलावा उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में शांति और विकास की अपनी सोच पर जोर दिया। चर्चा है कि इमरान खान 11 अगस्त को पीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार भीड़ की हिंसा के मामले में सजाए मौत का प्रस्ताव वाला बिल जल्द ही पेश करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि केंद्र सरकार भीड़ की हिंसा के मामले में सजाए मौत का प्रस्ताव वाला बिल जल्द ही सदन में पेश करेगी। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश की कामना के लिए गुप्तेश्वर मंदिर के गर्भगृह को दूध और पानी से भर दिया गया है। अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में करीब 12,500 वर्ग फीट में हुए अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिराने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महान नदी में उफान आने से रपटा पुल पर पानी भर गया, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही ठप हो गई। हरियाणा के करनाल में यमुना में उफान आने से आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। छत्तीसगढ़ के कोरबार में पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अमृतसर में एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को एक नशा कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने तेलंगाना अर्बन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दफ्तर में छापा मारकर एक इंजीनियर को 2 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बाइक सवार बदमाश ने बैंक से 25,000 रुपए निकाल कर घर जा रही एक महिला से उसका पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे टीएमसी सांसदों को समझाने लगे। टीएमसी ने असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के दूसरे मसौदे से 40 लाख लोगों के बाहर होने का मुद्दा उठाया और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान वेल में आकर हंगामा करने लगे। Go to their seats. Home Minister is here. Please ask everyone to go to their seats. सभापति वेंकैया नायडू के समझाने के बाद भी टीएमसी सांसदों ने अपना विरोध नहीं रोका, जिस पर राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि एनआरसी के दूसरे मसौदे को लेकर टीएमसी का विरोध सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भी उसने असम के 40 लाख लोगों की नागरिकता का मुद्दा उठाया। Where these people will go? 40 lakhs of people. It is most inhuman
इसके बाद कांग्रेस ने भी टीएमसी के विरोध में सुर मिलाते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवीजन आप करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से एनआरसी के मसौदे के बाद बने हालात में दखल देने की भी मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनआरसी के मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों को गलत ठहराते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सफाई पेश की और असम में बांग्लादेश की तरफ से लंबे समय से चल रही घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया। सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। जो कुछ भी काम चल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी, जिसके बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। So I will appeal to the Home Minister, don't do a politics there. Because of vote politics, you cannot isolate the people like this. मोदी सरकार पर ममता बनर्जी के सीधे हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। ममता बनर्जी बोल देती घुसपैठिए के पक्ष, देश को लोगों ने धर्मशाला बना दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर असम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में महेंद्रगढ़ की विधायक साइकिल और सिलाई मशीन बांटने के कार्यक्रम के समय कुछ अधिकारियों को फटकारने लगे। बांटने के लिए लाए गए सामान के कम पड़ जाने पर अधिकारियों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, क्योंकि महेंद्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का मानना था कि अधिकारियों की बदइंतजामी के कारण ही बांटने के लिए लिया गया सामान कम पड़ गया। उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक ने अधिकारी की सफाई नहीं सुनी। यह हंगामा तब हुआ जब बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें सामान न मिलने पर मायूस होना पड़ा। किस लिए बुलाया गया था आपको? तो क्या बोला गया अभी बोला सोमवार को मिलेगा। गिनती की सिलाई मशीन और साइकिल होने के कारण कार्यक्रम के समय बहुत कम लोगों को सामान मिल पाया। लखनऊ के चौक कोतवाली में तैनात एक पुलिस वाला अपने मोबाइल फोन से वहां गिरी हुई एक दीवार की तस्वीर खींचने लगा। कुछ घंटों तक लगातार हुई भारी बारिश की वजह से वहां कोतवाली की चारदीवारी गिर गई, जिसकी चपेट में आई गाड़ियां जमीन पर टूटी फूटी हालत में दिखी। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कोई आदमी दीवार के करीब नहीं था। भारी बारिश की वजह से वहां गाजीपुर थाने में भी पानी घुस गया और पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आया। लगातार हुई बारिश की वजह से विधानसभा के सामने की सड़क भी कुछ जगहों पर धंस गई। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर विधानसभा के सामने जो है, जो बापू भवन है, वहाँ पर कई फीट सड़क जो है वो धंस गई है। आप देख सकते हैं कई फीट गड्ढा हो गया यहाँ पर। काफी देर तक बारिश होने की वजह से वहाँ गोमती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जबकि बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूबी दिखी, जिस वजह से राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। गोमती नगर का इलाका हो, चाहे विभूति खंड का इलाका हो, पॉलिटेक्निक हो, या जहां हम खड़े हैं लोहिया संस्थान हो, कैंट के इलाके हो, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। कुछ घंटे की बारिश का असर वीवीआईपी इलाकों में भी दिखा और यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह का सरकारी आवास भी इससे नहीं बच पाया। ये सारी बिल्डिंगों को डिमॉलिश करके पुनः निर्माण किया जाए, तभी ये चीज संभव हो सकती है, ठीक हो पाएगी। बारिश की वजह से लखनऊ विधानसभा के परिसर में भी पानी भर गया, जिसके बाद हालात की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। पंजाब के जलालाबाद शहर में न्यूज 18 की टीम पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में कई कठोर धाराओं में केस तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दरअसल कल जलालाबाद में न्यूज 18 की टीम पर अवैध खनन के कारोबार से जुड़े लोगों ने हमला किया था, जिसमें न्यूज 18 के रिपोर्टर नीरज बाली और कैमरामैन संदीप घायल हो गए थे। इस बीच न्यूज 18 से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी माना कि जलालाबाद में अवैध माइनिंग का काम चल रहा था। देखिए, एक जहाँ तक तो माइन की एलोकेशन है वो तो लीगल है, उस पार्टी को मिली थी जिसने ये हरकत की है वहाँ, लेकिन कितना अपनी चौड़ाई और लंबाई में ज़्यादा चले गए या गहराई में ज़्यादा चले गए, वो तो अब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। केंद्र सरकार अब ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार नए नियम बनाने जा रही है जिससे ऑनलाइन सामान की झूठी तारीफ पर रोक लग सके। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के बाद ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे, जिनमें टूटा हुआ, गलत, जाली या फिर वेबसाइट पर जैसा दिखाया गया वैसा सामान न होने पर उपभोक्ता को उसे लौटाने का अधिकार होगा। इस स्थिति में कंपनी को उपभोक्ता का पैसा 14 दिन में वापस करना होगा। कंपनी को वेबसाइट पर सामान लौटाने की पॉलिसी की जानकारी भी देनी होगी। नए नियम में ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अब बेचने वाले के नाम के साथ पता, फोन नंबर जैसी पूरी जानकारी देनी होगी।
सामान खराब या जाली निकलने पर ई कॉमर्स वेबसाइट और बेचने वाले दोनों की जिम्मेदारी होगी। अब तक कंपनियां ये कहकर पल्ला झाड़ लेती थी कि वो सिर्फ बेचने वाले को प्लेटफॉर्म मुहैया कराती। इमरान खान 11 अगस्त को पीएम पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान में चुनाव जीतने वाले इमरान खान 11 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अमर सिंह की नीयत पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री को उनसे बचने की सलाह दी। जिन लोगों की खबरों पर आपने ये कहा है, आप भी थोड़ा उनसे बचकर रहिए। जम्मू में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के दौरान पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने को जहर पीने जैसा बताया। बड़ा कठिन फैसला था ये, बिल्कुल जैसे मैं कहती हूँ जहर पीने के बराबर। बिहार के नवादा में एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। हरियाणा के फतेहाबाद में आपसी विवाद के बाद एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश की। हरियाणा के झज्जर में एक स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर में 12 बच्चों समेत 14 लोग घायल हो गए। बिहार मुजफ्फरपुर के बालिका गृह रेप कांड को लेकर न्यूज 18 ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है। दरअसल इस रेप कांड में सीबीआई अब मधु नाम की एक महिला की तलाश कर रही है, जो रेप कांड के मुख्य आरोपी माने जा रहे ब्रजेश ठाकुर की करीबी बताई जा रही है। दावा है कि मधु पिछले 20 साल से ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की देखरेख का जिम्मा संभाल रही है। मुजफ्फरपुर, पटना और दिल्ली तक मधु की ब्रजेश ठाकुर के सभी कामों को करवाती रही है। ये भी दावा है कि मधु की पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं तक है। पुलिस से लेकर सीबीआई की टीम मधु की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभी तक अपडेट यही है कि कांड रजिस्टर हो गया है और ये इसी की जांच की प्रक्रिया चल रही है। जो आप देखे होंगे बाद में जो डिस्कस निकलेगा आप अपडेट करते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की सरकार ने तुरंत ही उस पर अमल किया और सीबीआई को सौंपा और यहाँ तक कि हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे। इसके बारे में भी बिहार सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पिटीशन दे करके और इसका संज्ञान लेने को कहा गया है। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बताना होगा कि जिस पर जांच चल रहे थे, जिन पर एफआईआर हो गया था, उनको फिर दोबारा टेंडर कैसे मिल गया था, ये कौन इसके लिए दोषी है, जिम्मेवार इसकी लेनी होगी। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। ये कलंक का टीका बिहार पर लगा है और इसके लिए सीधे तौर पर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो जिम्मेवार है। बिहार में मुजफ्फरपुर के सरकारी बालिका गृह की रेप पीड़ित लड़कियों से मोबाइल पर आरोपी की फोटो दिखाकर पूछताछ की गई। न्यूज 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में पीड़ित लड़कियों ने आप बीती महिला अधिकारी को सुनाई, जिसमें पीड़ित लड़कियों ने मोबाइल पर आरोपी की पहचान करते हुए बालिका गृह चलाने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। क्या करते थे आपके साथ? गलत काम करते थे। जब भी हम नीचे काउंसलिंग करने आते थे ना, तभी मतलब ये शरारती गलत काम करते। गलत काम करते और भी कुछ लोग किए हैं? हाँ, सीधापुर सर किए हुए हैं। और कितना बाहर के लोग आते थे? सीधापुर के जो मतलब साथ में रहता है वो भी किए हुए। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ बालिका गृह में मारपीट भी की जाती थी। क्या किए बेटा? क्या किया? मारे हैं? कैसे मारे हैं? कैसे मारे? कपड़ा उतार के? क्या बोल रही बताओ तो, इधर बताओ। क्या बोल रही है? बोले कपड़ा उतार के मारी। सीबीआई भी इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस मामले को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सड़क से सदन तक विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर दिखा और बालिका गृह की घटना के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। ये कलंक का टीका बिहार पर लगा है और इसके लिए सीधे तौर पर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। विपक्ष के हमले का जवाब देने में सत्ताधारी जेडीयू ने भी देर नहीं लगाई। हमने पूरी विभागीय जांच पड़ताल की। जब हम श्योर हो गए कि ये गलत हो रहा है, हमने बिना रुके हुए एफआईआर किया। आज 12 आदमी जेल में हैं। जेडीयू का दावा है कि मामले से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह रेप कांड को लेकर मचे बवाल के बीच मधुबनी बालिका गृह से भी बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई है। बालिका गृह से पिछले साल दिसंबर से अब तक 3 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है। इस महीने 12 जुलाई को एक लड़की के लापता होने का केस दर्ज करवाया गया है। इस लड़की को मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में सामने आए रेप कांड के बाद मधुबनी के बालिका गृह में लाया गया था। इससे पहले 27 दिसंबर 2017 को भी इस बालिका गृह से 2 लड़कियों के लापता होने का केस दर्ज करवाया गया था। पिछले 1.5 साल में मधुबनी बालिका गृह से 6 लड़कियों के भाग जाने का दावा किया गया है, जिनमें से 3 अब भी लापता हैं। 14 दिन हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है लड़की गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती। अगर कहीं उपलब्धि होती है तो पता नहीं चल पा रहा है। और हम लोग सारे जितना सोशल मीडिया पर इसको हम लोग डाल रहे हैं डिटेल,
कि वो बच्ची के बारे में पता चलता है, तो कहीं ना कहीं लिंक मिल ही जाएगा और हम लोग उसको निकाल लेंगे। जी, मैंने एसपी साहब को एक लेटर दिया था कि हमें 2 गार्ड की ज़रूरत है, जब पिछली घटना हुई थी तो, लेकिन उस पर जो है अभी तक तो कोई एक्शन नहीं ली गई है। लेकिन हमें अर्जेंट जो है सो गार्ड के तो मस्ट है, जरूरी है। सलमान खान के आने वाली फिल्म भारत में कटरीना कैफ की एंट्री पक्की मानी जा रही है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ सगाई की वजह से ये फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद ऐसी अटकलें हैं कि प्रियंका की जगह फिल्म में कटरीना कैफ को लिया जा सकता है। प्रियंका के हटने से फिल्म के सह निर्माता अतुल अग्निहोत्री और उनकी पत्नी अलवीरा को बड़ा झटका लगा। अलवीरा सलमान की बहन है और कटरीना की अच्छी दोस्त, इसलिए चर्चा है कि उन्होंने फिल्म भारत में सलमान के साथ कटरीना को मुख्य भूमिका देने का मन बना लिया है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी ट्वीट कर नई हीरोइन की तलाश के बारे में बताया। हम भारत की हीरोइन के नाम का जल्द ही ऐलान करेंगे। हम लगातार शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही विदेश में शूटिंग का शेड्यूल बनाने में भी जुटे हैं। सलमान के पिता सलीम खान भी प्रियंका के अचानक फिल्म छोड़ने पर नाराजगी जता चुके हैं। जो भी हुआ ठीक हुआ। प्रियंका भारत में काम नहीं कर रही हैं, ये उनकी मर्जी। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से सगाई के बाद फिल्म भारत में काम नहीं करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही फिल्म के लिए नई हीरोइन के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। और अब सलमान खान ने खुद इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर फिल्म भारत में कटरीना कैफ के काम करने का ऐलान कर दिया। सलमान ने लिखा, एक सुंदर और सुशील लड़की जिसका नाम है कटरीना कैफ, स्वागत है आपका भारत की जिंदगी में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ पुलिस वाले एक घर में हुई आगजनी और टूट-फूट का जायजा लेने लगे। वहां तोड़फोड़ करने का आरोप एक समुदाय के लोगों पर लगा, जिनका आरोप था कि उस घर में रहने वाला एक लड़का उनकी बेटी को अपने साथ लेकर भाग गया। और आरोप है कि इस घर का ये हाल उनके ही हमले की वजह से हुआ। आरोप है कि आगजनी करने वाले दूसरे समुदाय के लोग थे, जो इस घर में रहने वाले एक लड़के के साथ अपने परिवार की बेटी के चले जाने से भड़क गए। लड़की केस में हुई है, फिर क्या उसके बाद आग लगा दी गई। अब 2 समुदाय के लोगों के बीच हुई लड़ाई से इलाके की कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, इसलिए बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। गांव में आगजनी की गई है, पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस ने उस लड़के पर मामला दर्ज कर लिया, जिस पर गांव की एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा। देश में रोज बनने वाले कूड़े के 1/4 हिस्से का ही प्रबंधन हो पाता है। शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक भारत के तमाम शहरों में रोज 1,43,000 टन कूड़ा बनता है। इनमें केवल 35,000 टन कूड़ा ऐसा होता है जिसकी अलग अलग शहरों में प्रोसेसिंग की जाती है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां कूड़े के सबसे बड़े हिस्से की प्रोसेसिंग की जाती है। छत्तीसगढ़ 74% कूड़े की प्रोसेसिंग करता है। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम दावों के बावजूद केवल 55% कूड़े की प्रोसेसिंग ही की जाती है। तो हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां 6% या इससे भी कम कूड़े की प्रोसेसिंग होती है। वहीं महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कूड़ा रोज बनता है। महाराष्ट्र में रोज 22,000 टन से ज्यादा कूड़ा बनता है। कठुआ कांड में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। बोफोर्स मामले की फिर से जांच को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 28 सितंबर को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिहायशी इलाके में घुसे हाथियों ने कुछ घरों में तोड़फोड़ कर दी। गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा चालकों की हड़ताल के दौरान यात्री ले जा रहे एक रिक्शा चालक की दूसरे रिक्शा चालकों ने पिटाई कर दी। यूपी के बाराबंकी में पिछले 7 महीने से लापता एक आदमी का शव उसी के मकान के अंदर जमीन में गड़ा मिला। यूपी के उन्नाव में जगह जगह जमा हुए कूड़े के ढेर और नालों की सफाई को लेकर नगर पंचायत के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। महेंद्र सिंह धोनी का नया हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अब तक 476 छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए। एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित साबो गेम्स में 90 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले 20 पार्षद टीएमसी समर्थकों के डर से झारखंड के जमशेदपुर में परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। बीजेपी के इन पार्षदों का दावा है कि निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी के लोग पुलिस और प्रशासन के दम पर इन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। साथ ही बीजेपी के इन पार्षदों को किडनैप होने का डर भी सता रहा था, जिस वजह से ये लोग अपने परिवार के साथ झारखंड आ गए हैं। इसलिए थोड़ा रिसेंट पंचायत चुनाव हुआ है। पंचायत चुनाव से हम लोग को जीता है भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन उन लोग पुलिस दे के, पुलिस प्रशासन दे के तृणमूल हम लोग का और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को भाग के यहाँ आना पड़ा। वहाँ पर जो हम लोग चुनाव गया है, पंचायत का चुनाव, तो अभी तृणमूल का अत्याचार से है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर रुकेंगे जब तक हम लोग का बोर्ड गठन हो जाएगा, उसके बाद चला जाएंगे। देश में गाय के नाम पर भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीफ एक्सपोर्ट करने वालों ने पीएम और बीजेपी को बड़े स्तर पर चंदा दिया था। साथ ही न्यूज 18 से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने गोरक्षा के नाम पर बीफ एक्सपोर्ट करने वालों को धमकाने और उनसे जबरन पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया। Go to the election commission and check the list of donors of BJP pre-2014 May election. You'll find people who are beef exporters. दिग्विजय सिंह के इस वार पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया और उनके बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। He is in search of an identity, and ever since his second marriage, I think he's just gone a little berserk. सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठे आरोप लगाकर सुर्खियां मनाने में जुटी है।